तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की फ्रंट न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है बिहार के शहर पटना से, जहां पर देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स खोला गया है, जहां पर 25,000 एग्जामीज के लिए सीटिंग कैपेसिटी है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया है बापू परीक्षा परिसर। तो बेसिकली ये कुम्हार एरिया के अंदर है पटना के। और आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर कई लोग जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं। बिहार जैसे राज्य के अंदर ये संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ खास है नहीं। जो स्टूडेंट्स है ज़्यादातर वो एग्जाम्स के भरोसे ही रहते हैं, और इसीलिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिमांड है वो बड़ी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी इस एग्जामिनेशन सेंटर को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी रखी है, ताकि यहाँ पर जो है कहीं पर भी चीटिंग की संभावना न रहे। इसके लिए सीसीटीवी कैमराज, सेल फोन जैमर्स, वेबकास्टिंग फैसिलिटी, ये सब चीज़ें बनाई गई है। 6 एकड़ में ये सेंटर बना है 261 करोड़ रुपए की कीमत से, और 2 बिल्डिंग के ब्लॉक्स है, जहाँ पर 20 से 25 हज़ार एग्जाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में गवर्नमेंट कंडक्ट कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है पटना और आसपास के एरिया के अंदर, इनको एक बेहतर एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा आगे जाकर अपनी परीक्षाओं को अटेंड करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड, जहाँ पर इन ट्रेन ने ओवरऑल जो पैसेंजर ऑक्यूपेंसी रेट निकाली है तेलंगाना स्टेट के अंदर, वो है 120% की। और इसके कारण हो सकता है कि आने वाले समय में 3 और ट्रेन हैदराबाद से हमें शुरू होते हुए नजर आए। करेंटली जो देश के अंदर मल्टीपल ट्रेन चल रहे हैं, उनमें से ऐसी उम्मीद लगाई गई है कि आने वाले समय में मल्टीपल और ट्रेन इनॉग्रेट किए जाएंगे हमारे पीएम के द्वारा, जहां पर कचेगौड़ा से लेकर यशवंतपुर, सिकंदराबाद से लेकर पुणे, नागपुर, विजयवाड़ा, इन रूट्स के ऊपर हमें ट्रेन चलते हुए नजर आएगी जो हैदराबाद से पास करेगी। तो यहाँ पर बड़े लेवल पे ट्रेन की ऑक्यूपेंसी की वजह से लोगों को और सर्विसेज देने की बात गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कोलकाता से, जहां पर ये तीसरा इंडियन शहर बन गया है जिन्होंने अर्ली एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसे AQEWS के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड रिले सिस्टम है, जो कि पॉल्यूशन लेवल शहर के अलग अलग एरिया के अंदर डिटेक्ट करके जो है बहुत प्रीलिमिनरी बेसिस पे बता देता है कि एयर क्वालिटी अभी आने वाले कुछ समय में कैसी होगी। और इसके वजह से जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनको मदद मिलती है अपने चीजों को ठीक से करने के लिए और वेदर को फोरकास्ट ठीक से करने के लिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है ये सिस्टम्स ना सिर्फ ग्राउंड लेवल पे सेंसस से काम करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सैटेलाइट डेटा, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, इन जैसी चीजों को भी मॉनिटर करते हैं। यहाँ पर वैसे देश के अंदर टोटल 420 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न ऑफ कलकत्ता के अंदर मौजूद है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देहरादून से, जहां पर जो पंतनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप करने का जो प्रपोजल है उसे कुछ हद तक अप्रूवल मिल गया है। यानी कि आप कह सकते हो वैसे पूरा अप्रूवल मिला है, लेकिन ये एयरपोर्ट को कुछ अपग्रेडेशंस के थ्रू पहले गुजरना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर पहले काम किया जाएगा कि जो रनवे लेंथ अभी 1372 मीटर्स की है उसको बढ़ाया जाएगा 3000 मीटर्स तक, और टोटल 804 एकर्स ऑफ लैंड को अक्वायर किया जाएगा एडिशनल लैंड्स के जरिए बिल्डिंग्स को अलग अलग जगह पे बनाने के लिए। तो एक चीफ पैनल बनाई गई थी SS सांधू के द्वारा, जहां पर आइडेंटिफाई किया गया है लैंड जो कि प्राइवेट नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करता है, उनसे ये जमीन ली जाएगी और एयरपोर्ट को एक्सपांड किया जाएगा। इसकी वजह से जो फ्लाइट्स यहाँ पर आती है वो तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ साथ देहरादून को जो टूरिज्म का इंडस्ट्री है उसको और ज्यादा बूस्ट करने में मदद मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से कोलकाता से है, जहां पर वन हाई इन्होंने अपना एक नया बड़ा ऑफिस खोला है कोलकाता के अंदर। अब जो लोग नहीं जानते, वन हाई वो वन ऑफ द बिगेस्ट शिपिंग कंपनीज है दुनिया की, जहां पर ये वैसे चाइनीज कंपनी है, लेकिन यहाँ पर कोलकाता के अंदर जो पोर्ट ऑपरेटर्स है, टर्मिनल्स है, फीडर्स है, इन सबको चीज़ों को सर्विस करने के लिए ऑफिस इन्होंने खोला है। करेंटली वैसे मुंबई, चेन्नई, मुंद्रा, वाइजाग, दिल्ली, इन रीजन्स के अंदर इनके ऑफिस है, और 6th ऑफिस इन्होंने कोलकाता में खोला है। और मेजरली जो इनका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इस रूट से चलने वाला ट्रेड है वहाँ पर ये काम करेंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि वो 3000 TEU का बॉक्सशिप हाउस जो है वो ओपन करेंगे यहाँ पर, जो एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने में मदद मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से कोलकाता से है, जो जनरल P मैनेजर है यहाँ के, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो डेडलाइन रखी गई है एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए वो है इस साल दिसंबर की। तो बेसिकली जो न्यू गारिया से लेके कोलकाता एयरपोर्ट है वो दिसंबर 2025 तक ओपन होने की बात कही गई है, और 22 किलोमीटर का एक्सपेंशन रिसेंटली हुआ था। तो ये वैसे करंटली जो कोलकाता नेटवर्क है उसके अंदर का लॉन्गेस्ट ट्रैक होगा, जो कि काफी तेजी से अब बन रहा है। अब देखते कब ये खुलेगा। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है हमारी इंडियन रेलवे से, जिन्होंने अपना लॉन्गेस्ट रेलवे फ्लाईओवर इनॉग्रेट या फिर आप कह सकते हो कमीशन कर दिया है अपने नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो फ्लाईओवर है ये गुदूर से लेके मनबोलू रेलवे स्टेशन के बीच में है, विजयवाड़ा डिवीजन के अंदर, और 2.2 किलोमीटर का ये रेलवे फ्लाईओवर है, यानी पटरियों वाला फ्लाईओवर ये है। वैसे ये
ऐसा नहीं कि ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, देश के अलग अलग जो बनाया गया। इनफैक्ट जो डिवीजन है साउथ सेंट्रल रेलवेज का, उनका अपना ये 7 फ्लाईओवर है, लेकिन लेंथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। इसके वजह से होगा ये कि जो ट्रेन मूवमेंट यहाँ पे होती है, वहाँ पर मल्टीपल ट्रेन को भी एक्स्ट्रा चलाया जा सकेगा इसी सेम रूट पर, और मूवमेंट ज़्यादा ट्रेन की फैसिलिटेट होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो टोयोटा से रिलेटेड है, और स्पेसिफिकली कही तो टोयोटा इनोवा से रिलेटेड है, जहाँ पर हो सकता है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक वर्जन इनोवा का, जो इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर चल पाएगा। तो 29 को प्रॉबेबली ये प्रोग्राम हो सकता है। और जो मूव चल रहा है देश का इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स की तरफ में, ईवीज की तरफ में, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स की तरफ में, उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि एक बड़ी कंपनी का बड़ा चलने वाला प्रोडक्ट जो है हमारे एक बड़े मिनिस्टर के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर जो आ रही है वो है असम से, जबकि गवर्नमेंट ने अप्रूव की है सेमीकंडक्टर पीएलआई पॉलिसी स्टेट के अंदर एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स को लाने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, लेकिन उसके बाद में हुआ यह था कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, इन स्टेट्स ने भी अपने खुद के सेमीकंडक्टर पॉलिसीज को अनाउंस किया था, ताकि जो एडिशनल सब्सिडीज है स्टेट लेवल पे वो भी कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाए। अब इसके बाद में हुआ ये है कि असम ने भी कहा है कि वो भी ऐसा ही कुछ करेंगे, ताकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो क्लीन वाटर रिक्वायर्ड होता है उसको वो दे सकेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें बेनिफिट्स के तौर पर असम के पास में वो कंपनीज को प्रोवाइड कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अब हमें छोटे या जो नॉन टॉप वाले स्टेट्स हैं वो बड़े लेवल पे फ्यूचर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जब गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक पैक साइन किया है डेम्पो ग्रुप के साथ में, जिसके अंतर्गत ये 3 कमर्शियल प्रीमियर वेसल्स बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कमर्शियल शिप बिल्डिंग के अंदर जीआरएसी का ये बड़ा वेंचर है। इसके पहले ज्यादातर जो काम जीआरएसी के अंदर होता था वो गवर्नमेंटल काम होता था ऐसे वैसे। यहाँ पर जो कमर्शियल वेसल्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और प्रॉब्ली इनको गोवा के आसपास में चलाया जाएगा क्रूजेस के तौर पे, और भावनगर वगैरह में भी। और यहाँ पर जो है जो एस्टिमेटेड शिप बिल्डिंग मार्केट है इसको और बड़ा बनाया जा रहा है। दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो है नवी मुंबई से रिलेटेड, जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा एसआरए स्कीम को अप्रूव किया गया है इस एरिया के अंदर भी, और ये 38,000 हटमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और जो ऑफिशियल्स है एमआईडीसी, सिडको, एनएमएमसी, इनके द्वारा ये कंफर्म किया गया है। तो बेसिकली बायोमेट्रिक सर्वे यहाँ पर पहले किया जाएगा ताकि स्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, और बाद में ये एसआरए स्कीम जो है आगे जाकर इनैक्ट की जाएगी, या बेसिकली इनको यूज किया जाएगा घरों को बसाने के लिए नए तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे डबल एजड चीज ये है, क्योंकि नवी मुंबई के अंदर जो ज्यादातर स्लम्स अगर आप डिफाइन कर सकते हो स्लम्स को, तो ये एक्चुअल में गाँवठान्स है जो एग्जिस्ट करते हैं पूरे नवी मुंबई के बनने के पहले। हाँ, कुछ ऐसे पॉकेट जरूर है नवी मुंबई के अंदर जो कि न्यूली डेवलप्ड स्लम एरियाज है, इंक्रोचमेंट्स है, लेकिन जो तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ठीक से क्लासिफिकेशन किया जाएगा इस एरिया का या नहीं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पुणे मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो कात्रज तक का स्ट्रेच है पुणे मेट्रो का वो जल्दी ओपन हो जाएगा लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो पिंपरी चिंचवड़ में रहने वाले लोग हैं, इनकी डिमांड है कि मेट्रो के ये वाले स्ट्रेच को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट स्टेशन जो है वो ओपन हुआ, लेकिन जो निगड़ी से लेके कात्रज तक का मेट्रो सेक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस होगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, और यही चीज जल्द ही हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पुणे नासिक हाई स्पीड रेल लाइन से रिलेटेड, जहां पर अप्रूवल मिल गया है पुणे कंटोनमेंट बोर्ड से 3.5 एकर्स ऑफ लैंड को इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महारेल जो यहाँ पर जमीन एक्विजिशन का काम वैसे कर रही है ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए, उनके द्वारा ये लैंड एक्वायर किया गया 34 करोड़ रुपए की कीमत से। यहाँ पर ये हाई स्पीड बजट फ्रेंडली लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी और एक गोल्डन ट्रायंगल बनाएगी महाराष्ट्र में। वैसे इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ रिसेंटली ही, तो वो आप जाकर देख सकते हो। और ये बस एक प्रोग्रेस अपडेट है उसी प्रोजेक्ट के बारे में। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो म्यूजिक का गीत पूछते हैं, व्हाई डजंट इंडिया हैव आर्टिकुलेटेड बसेस। तो देखो यार, आर्टिकुलेटेड बसेस बेसिकली वो बसेस होती है जो बीच में से बेंड हो सकती है और उनके यहाँ पर जाने के लिए जगह होती है अंदर से। तो ऑब्वियसली ये जो लंबी बसेस होती है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन देखो आर्टिकुलेटेड बसेस को चलाना जो है ना वो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जनरली अगर कोई ऐसा रूट है जो सीधा सीधा है, हाईवेज है, वहाँ पर कोई ऐसी छोटी गलियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ट्रैफिक के अंदर भी इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन रूट्स पर आर्टिकुलेटेड बसेस जो है वो ठीक से चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दुबई की बात करें तो वहाँ पर जो आर्टिकुलेटेड बसेस चलती है वो मेनली जो शेख ज़ायद रोड
रोड है उसके ऊपर ही अप डाउन करती है, तो वहाँ पर वो सीधा सीधा एक राउट है जिसके ऊपर मल्टीपल बस स्टॉप्स है। अब मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो हमारे यहाँ पर ऐसे रूट्स बहुत कम है, तो वहाँ पर आर्टिकुलेट बसेस जो है यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे कैपेसिटी क्यों ना थोड़ी बहुत बढ़ जाए। तो नॉर्मल बसेस बेटर सॉल्यूशन बन के रहती है हमारे लिए, कहीं पर में भी डबल डेकर भी चल जाएगी, बट उनको चलाना आज के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के अंदर जो डिसिप्लिन देखने मिलता है उसके अंदर बहुत मुश्किल ये काम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में।